नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली ही पार्लियामेंट के डिस्कशन में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बोल दिया कि इंडिया के अंदर जो सेम सेक्स मैरिज है ये हमारी कल्चरल एथोस के अगेंस्ट है। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज कर चुका है। सेक्शन 377 जो था इंडियन पीनल कोड का वो डीक्रिमिनलाइज हो चुका है। मतलब टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई सेम सेक्स रिलेशन मेंटेन करता है, एक लड़की लड़की के साथ रिलेशन बनाती है, लड़का लड़के के साथ रिलेशन बनाता है, तो उसको पकड़ के जेल में नहीं डाला जाएगा जैसा पहले आप आईपीसी के प्रोविजंस के अंदर डाल सकते थे। और खास बात दोस्तों ये है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के तहत नहीं किया, राइट टू इक्वलिटी के तहत किया। तो सेम सेक्स रिलेशन बनाना इंडिया के अंदर अलाउड है, बट सेम सेक्स की शादियां नहीं अलाउड है। ये क्या लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखो तो अक्सर कर साउथ अफ्रीका में इस प्रकार के सीन्स आपको देखने को मिलते हैं। सेम सेक्स मैरिज साउथ अफ्रीका, यूएस, यहाँ पे लीगल है। लीगली एक लड़का एक लड़के से शादी कर सकता है, एक लड़की एक लड़की से शादी कर सकती है। बट वो लीगैलिटी मैरिज के रिस्पेक्ट में इंडिया के अंदर नहीं दी गई है। तो इस रिस्पेक्ट में आज द हिंदू में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा है। इसके बहुत बेसिक आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे बाकी कंट्रीज में जो सेम सेक्स से रिलेटेड लॉज हैं यूरोप वगैरह में ऑपरेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि रिसेंटली ही पार्लियामेंट्री डिबेट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बोल दिया कि भाई सेम सेक्स की शादी अगर लड़का लड़के से करता है या लड़की लड़के से करती है तो वो इंडिया की कल्चरल एथो के अगेंस्ट जाएगा। इसलिए मैरिज इक्वालिटी आप इंडिया में नहीं ला सकते। मतलब मैरिज अगर इंडिया के अंदर होगी तो एक लड़के की लड़की से ही होगी, लड़की की लड़की से या लड़के की लड़के से नहीं हो सकती। अब इस कंटेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है सेम सेक्स कपल की मैरिज को लीगल बनाने की। जी हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसको सेक्युलर एक्ट कहा जाता है। अगर किसी मुस्लिम को हिंदू से, किसी क्रिश्चियन को सिख से शादी करनी हो तो वो अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर रजिस्टर करते हैं। सेम रिलीजन की शादी हो तो पर्सनल लॉज के जो एक्ट है उसके अंदर भी रजिस्टर हो सकती है। तो इसी एसएमए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर सेम सेक्स कपल की मैरिज राइट्स भी दिए जाएं, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है। अब कोर्ट के सामने एक सवाल उठ के आता है कि क्या कोर्ट इस मैटर में अपना फाइनल जजमेंट सुनाए या फिर इसको पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया जाए। लॉ मेकिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जुडिशरी सोच रही है कि उसे क्या करना चाहिए। या तो वो मैरिज को लीगलाइज कर दे, सेम सेक्स मैरिज को, या फिर पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दे कि हाँ भाई पार्लियामेंट नियम कानून बनाए। और पार्लियामेंट नियम कानून बनाने से रही, चूंकि अभी की रूलिंग डिस्पेंसेशन ने साफ साफ बोला है कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया की कल्चरल एथोस में फिट नहीं बैठता। देखिए, इंडिया में बहुत बड़ा कंजर्वेटिव तबका है और हर धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, जितने भी धर्म हैं इंडिया के अंदर, अगर आप उसके कंजर्वेटिज्म वाले उसमें जाएंगे, थोड़ा सा भी आप उसके मतलब बैकग्राउंड में, हिस्ट्री में जाएंगे, तो कहीं पे भी सेम सेक्स मैरिज के लिए जगह नहीं है। तो सरकार के ऊपर डिसीजन छोड़ा तो होने से रहा। अब कई बार जुडिशरी ये बोलती है कि ठीक है भाई, ये सब तो ओवरऑल सरकार के करने की चीज है। तो फिर अगर ये सब सरकार के करने की चीज है तो जुडिशरी ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज क्यों किया। सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड की मैं बात कर रहा हूं। जो नवतेज सिंह जजमेंट आया था 2018 का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सेक्शन 377 आईपीसी को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था और कंसेंशुअल सेक्सुअल कंडक्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। पहले कंसेंशुअल सेक्सुअल कंडक्ट बिटवीन सेम सेक्स ये क्रिमिनलाइज था। आपके ऊपर लीगल प्रोसिक्यूशन शुरू हो सकता था अगर पता चल गया कि एक लड़का लड़के से या फिर एक लड़की लड़की के साथ रिश्ते बना रही है। लेकिन अब वो डीक्रिमिनलाइज्ड है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने किसके बेसिस पे किया? इक्वलिटी के बेसिस पे, प्राइवेसी के बेसिस पे ऐसा नहीं किया गया। समझिए, एक होता है प्राइवेसी के केसेस पे नियम कानून बनाना, एक होता है इक्वलिटी के केसेस पे नियम कानून बनाना। दोनों में फर्क क्या है? जब ओवरऑल, ये देखिए, ये फर्क बताया जा रहा है लॉयर जोनाथन बर्जर के द्वारा। समझिए, इंडिया के अंदर ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी लीगल बैटल लड़ रही थी, वो अपना लीगल बैटल जीत चुकी है। जो लॉ क्रिमिनलाइज करता था सेक्सुअल कंडक्ट को, सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा चुका और ये बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। अगर प्राइवेसी के बेसिस पे इसको गलत बताया जाता तो उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब ये होता कि स्टेट आपके प्राइवेट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब इक्वालिटी के बेसिस पे ओवरऑल एलजीबीटी कम्युनिटी को राइट्स दिए गए, सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन किया गया, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि सरकार की अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कल की डेट में एलजीबीटी कम्युनिटी के किसी भी इंडिविजुअल के साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो सरकार पॉजिटिव एक्शन लेगी उसको रोकने के लिए। मैं फिर से फ़र्क समझाता हूँ। अगर राइट टू प्राइवेसी के बेसिस पे यहाँ पे सरकार अगर एलजीबीटी के सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन करती है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई कोर्ट को और सरकार को मतलब नहीं है किसी की प्राइवेसी से। मतलब एक लड़का एक लड़के के साथ प्राइवेट में रिश्ते बना रहा है तो उसका प्राइवेट मुद्दा है। लेकिन इक्वालिटी के बेसिस पे मतलब एक लड़का एक लड़के से या एक लड़की के साथ रिश्ते बना रही है और उस कंटेक्स्ट में इक्वलिटी वाला लॉ अगर इन्वोक किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इन्वोक किया है, तो इसका मतलब ये है कि कल की डेट में एक लड़की अगर एक लड़की के साथ रिश्ते बनाती है, लड़का लड़के के साथ रिश्ते बनाता है और इस होमोसेक्सुअल रिश्ते के चलते उनको सोसाइटी का कोई दूसरा एलिमेंट परेशान करता है, तो अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस परेशानी को रोका जाए। मतलब लीगली सुप्रीम कोर्ट ने इक्वलिटी के बेसिस पे कौन सा आर्टिकल कोट करते हो हमारे संविधान, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21। तो इन आर्टिकल्स को कोट करते हुए ये बताया है कि जो एलजीबीटी कपल्स हैं उनके पास इक्वलिटी है। कैसी इक्वलिटी? कि वो अपने पर्सनल सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चुन सकते हैं। जिस प्रकार से एक स्ट्रेट कपल एक लड़का लड़की के साथ या फिर एक लड़की लड़के के साथ ओवरऑल मेट करती है, मिलती है, रिलेशनशिप बनाती है, जिस प्रकार से इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी में, उसी प्रकार से सेम सेक्स रिलेशनशिप की भी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। ये इक्वलिटी का एक पार्ट रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, उसका मतलब ये है कि जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर अब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी कल की डेट में ये पकड़ भी लिया जाता है कि कोई लड़का लड़के के साथ या फिर लड़की लड़की के साथ रिलेशन बना रहा है, तो कोई उनके ऊपर मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकता, कोई उनको कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकता। ये वो जमाने नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को पता चला कि होमो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है तो उसको मार दिया। ये नहीं चल पाएगा। अब इक्वालिटी के बेसिस पे रिलेशनशिप माना जाएगा। और वैसे भी नालसा 2014 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है कि जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे किसी भी प्रकार का राइट वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे आप एम्प्लॉयमेंट को मना नहीं कर सकते, हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं रोक सकते, एजुकेशन को मना नहीं कर सकते, सिविल और सिटीजनशिप राइट्स बराबर होंगे। तो नालसा 2014 जजमेंट और नवतेज सिंह 2018 जजमेंट, इसने राइट टू इक्वलिटी बेसिस पे एलजीबीटी लोगों को राइट्स दिए हैं। मतलब ओवरऑल एक लड़का का लड़के के साथ रिश्ता और एक लड़की का लड़की के साथ रिश्ता, अगर इसके आड़े में कोई भी रिस्ट्रिक्शन आता है तो सरकार की जिम्मेदारी बचती है उस रिस्ट्रिक्शन को रोकना। तो जब इतना कुछ इंडिया के अंदर हो चुका है तो शादी करने से आप कैसे रोक सकते हो? जब एक लड़के का लड़के से रिश्ता जोड़ लेना ठीक है, लॉ की आंखों में कोई उनको सोसाइटी का मेंबर आके रोक नहीं सकता, तो लड़के की लड़के के साथ शादी या लड़की की लड़की के साथ शादी आप कैसे रोक सकते हो? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल मुद्दा यहाँ पे बन के आ गया है। इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी एक जजमेंट देखते हैं। डडजियन वर्सेस यूके 1981। इसमें यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में नॉर्दर्न आयरलैंड में बगरी के ऑफेंस को स्ट्रक डाउन कर दिया। बोला कि जो बगरी ऑफेंस है ना नॉर्दर्न आयरलैंड में, दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। अब बगरी क्या है? बगरी होता है एनल इंटरकोर्स, एनल सेक्स। आप एनल सेक्स ऑनलाइन सर्च मार सकते हो ये पता करने के लिए कि ये क्या है। तो अब एनल सेक्स एक स्ट्रेट कपल में भी हो सकता है, एक होमोसेक्सुअल कपल में भी हो सकता है। स्ट्रेट कपल मतलब एक मैन और वुमेन के कपल में भी एनल सेक्स हो सकता है, एक मैन मैन कपल में भी एनल सेक्स हो सकता है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर मैन और वुमेन के बीच में एनल सेक्स हो रहा है तो वो बगरी क्राइम में इन्वॉल्व होता था। कहाँ पे? नॉर्दर्न आइलैंड में। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बोला ये नहीं चल पाएगा, आप किसी की पर्सनल और फैमिली लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और यहां पे कोर्ट ने एक प्राइवेसी अप्रोच को अडॉप्ट किया। प्राइवेसी अप्रोच मतलब कि भाई अगर कोई एनल इंटरकोर्स कर रहा है, बगरी कर रहा है, तो वो अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में कर रहा है, बाहर से आप बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी के राइट के बेसिस पे नहीं, प्राइवेसी के राइट के बेसिस पे यहां पे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बगरी को, जो क्राइम पहले बोला जाता था, क्राइम बोलने से मना कर दिया। तो इस कंटेक्स्ट में अगर एक कपल मेन और वुमेन बगरी कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर एक मेन और मेन का रिश्ता इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के सामने जब एक सेम सेक्स कपल की शादी का रिश्ता पहुंचा, तब ओवरऑल थोड़ा सा चीजें हिल गई।
यहाँ पे ओवरऑल यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बोला कि ठीक है भाई, हम आपके सेम सेक्स रिश्ते को रिकॉग्निशन देते हैं, बट आप बोलो कि इसको लीगल हम मैरिज का स्टेटस दें, वो ठीक नहीं है यहाँ पे। मतलब लीगल रिकॉग्निशन अभी भी यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिज को नहीं दिया गया है। इस कंटेक्स्ट में अगर आप यूरोप को साउथ अफ्रीका से कंपेयर करो, तो साउथ अफ्रीका बहुत आगे है। साउथ अफ्रीका में जो एलजीबीटी लॉयर्स और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बहुत सक्सेसिव बैटल्स लड़े हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन की फ्रीडम के लिए, और जुडिशियल रिकॉग्निशन लेके आए वो मैरिज अडॉप्शन के फील्ड में सेम सेक्स मैरिज में। मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज्ड है। आप लीगली सेम सेक्स मैरिज कर सकते हो, सेम सेक्स मैरिज के इंडिविजुअल्स अडॉप्शन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट एक केस है नेशनल कॉलिशन फॉर LGBTQ 1998। इसमें साउथ अफ्रीका के जज थे जस्टिस एकरमैन, जिन्होंने ये बोला कि भाई देखिए, होमोसेक्सुअल पर्सन्स को भी हमें इक्वलिटी देनी पड़ेगी। प्राइवेसी तो उनके पास है ही, हमें उन्हें इक्वलिटी भी देनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए फौरी 2005 का एक जजमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिजेक्टेड द स्टेट आर्गुमेंट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोटेक्टेड द राइट टू एस्टैब्लिश फैमिली इन प्राइवेट लाइफ विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस एंड नॉट टू मैरी। मतलब बेसिकली सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी साउथ अफ्रीका में सरकार के द्वारा, उसको भी मानने से मना कर दिया साउथ अफ्रीकन कोर्ट्स ने। और साउथ अफ्रीकन कोर्ट्स ने बोला कि एक स्ट्रेट कपल इज इक्विवेलेंट टू एन होमोसेक्सुअल कपल। तो किसी भी हाल में आप होमोसेक्सुअल मैरिड कपल को स्ट्रेट मैरिड कपल से इन्फीरियर नहीं मान सकते। मतलब साउथ अफ्रीका सेम सेक्स होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आगे है। उनके यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशंस तो अलाउड है ही, मैरिज भी लीगली अलाउड है। और यही चीज है यूएस में। यूएस में भी अगर आप देखो तो इन्होंने सेम सेक्स रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था थ्रू द लॉरेंस वर्सेस टेक्सास 2003 केस, और मैरिज इक्वालिटी ग्रांट की थी 2015 में। तो 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैरिज इक्वलिटी ग्रांटेड है यूएस के अंदर। यूएस के अंदर लीगली एक आदमी से, एक औरत से शादी कर सकती है। और ये बेसिकली अगर आप देखो तो इक्वलिटी के आधार पर किया गया है। तो दो कंट्रीज दुनिया की, यूएसए और साउथ अफ्रीका, बेंचमार्क स्थापित करती हैं दुनिया भर की कंट्रीज के लिए इस फील्ड में कि हाँ भाई, अगर आप सेम सेक्स कपल्स को आजादी दे रहे हो, तो दैट आजादी शुड नॉट बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेसी, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। अब यूरोप में भी इक्वलिटी है, सेम सेक्स रिलेशंस को रिकॉग्निशन है, बट शादी की आजादी उतनी नहीं है। और वही चीज इंडिया के अंदर है। अब इंडिया के अंदर अगर नवतेज सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी सेम सेक्स कपल्स के खिलाफ आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनके रिलेशन को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। तो जब सेम सेक्स रिलेशन अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इक्वलिटी के आधार पर, तो सेम सेक्स मैरिज आप कब तक रोकोगे? सरकार को लीगली यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज अलाउ करनी चाहिए। अब सरकार ऑब्वियसली ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं कर पा रही है, तो नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इनिशिएटिव लेगा सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए, या सब कुछ पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देगा? दैट ओनली टाइम कैन टेल। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिटेल में मैंने आपको मतलब समझा दिया है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशन को अलाउ किया है। सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को डीक्रिमिनलाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू इक्वलिटी, नॉट राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू इक्वलिटी के बेसिस पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, तो कल की डेट में किसी भी सेम सेक्स कपल को इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है अपने रिश्ते के अंदर, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको बचाना। और आपको, मेरे जैसे लोग अगर उनको परेशान करते हैं, तो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हो सकता है फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इसका नेचुरल नेक्स्ट स्टेप ये निकल के आता है कि कल की डेट में आपको सेम सेक्स कपल को मैरिज राइट्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उनका रिश्ता इक्वालिटी के आधार पर लीगल है, तो मैरिज क्यों नहीं लीगल होगी? मैरिज भी लीगल होनी चाहिए। अब इसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ लाएगा या सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जजमेंट देगा, वो देखिए आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया हो। मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।